गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हाँ जी, ठीक हो सारे? वधिया हो? हाँ जी, कैसी रही आप लोगों की जो कल क्लास थी, वो कैसी रही आप सभी की? जो कल का सेशन था आपका, जो संकल्प सीरीज का जो सेशन था, वो कैसा रहा? जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे जाके मुझे बताइए कि कल का सेशन कैसा रहा। क्या आप लोगों के जो क्वेश्चंस आप लोगों को सेशन में करवाए गए थे, आप लोगों को समझ में आए हैं या नहीं? सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो स्टूडेंट अभी तक लाइव नहीं आए हैं, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, और जो स्टूडेंट अभी तक लाइव आ चुके हैं वो जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ अरोड़ा क्लासेस के चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले हमेशा से एक ही बात कहती आई हूँ, क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप सभी के हैं, तो जवाब आप सभी को ही देने हैं। साथ ही साथ अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके ये भी बताते रहिएगा कि आपको जो क्वेश्चंस हैं आपको कैसे थे, मतलब कि क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आए हैं या नहीं, किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार की शंका ना हो। क्लियर? बात समझ में? तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन जो है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री विद रितु मैम, यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? वास्को डी गामा भारत में कब आया था? वास्को डी गामा भारत कदों आया सी? अब सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के, हालांकि आप लोगों को लगता है कि वो इजी है, आसान है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर के एग्जाम्स के क्या होते हैं, फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए वास्को डी गामा भारत में कब आया था, तो आप सभी को पता है कि वास्को डी गामा कब आया था, 1498 को, ये सभी जानते हैं। वो कहाँ पे पहुंचा था? कालीकट पहुंचा था। कालीकट का जो शासक था जमोरिन, उसने उसका क्या किया था, स्वागत किया था। कालीकट पहुंचा, कालीकट का जो शासक था जिसका नाम था जमोरिन, उसने उसका क्या किया था, स्वागत किया था। और जब वास्को डी गामा आया और वापस जब अपने साथ गया तो वो अपने साथ में क्या लेकर गया था, मसाले लेकर गया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो वास्को डी गामा भारत में कब आया था? 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या कहना चाहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मुगल बादशाह द्वारा निम्नलिखित विचों किस ਨੂੰ बंगाल ਦਾ आखिरी गवर्नर नियुक्त किया गया सी? कि निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। जो स्टूडेंट ए बता रहे हैं वो ए, मतलब जो स्टूडेंट का आंसर ए है वो ए की तरफ बताइए कि हाँ, हैंड इरेज कीजिए कि हाँ हमारा आंसर ए है। जो स्टूडेंट बी कहना चाहते हैं बी की तरफ अपना जो है हैंड इरेज कीजिए कि हाँ हमारा आंसर बी है। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, लाइव स्टूडेंट जल्दी से जल्दी बताइए, जो स्टूडेंट लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप सभी को पता है कि बंगाल में अंतिम रूप से जो नियुक्त अंतिम जो गवर्नर था वो कौन था? मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां था। अब सभी को मैं बता दूं कि जो औरंगजेब था उसने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का क्या बनाया था? गवर्नर बनाया था। क्लियर? बात समझ में आ गई। लेकिन मुर्शिद कुली खां जो था वो मुगल बादशाह के द्वारा मतलब नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर था, नो डाउट। लेकिन बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी किसने की थी? मुर्शिद कुली खां ने की थी। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो कौन था? मुर्शिद कुली खां था। क्लियर? बंगाल में प्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी? मुर्शिद कुली खां ने की थी। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर हो चुका है? किसी प्रकार की दिक्कत? यहां तक आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को आता है इसका आंसर, कि द सक्सेसर ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह वाज, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आप याद कीजिए कि आप लोगों ने जब पंजाब की हिस्ट्री की होगी तो उस टाइम पर आपको जब रणजीत सिंह करवाया गया
तब आपको बताया गया कि रणजीत सिंह के बाद में, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में कौन उत्तराधिकारी बना था, तो वो कौन था, खड़क सिंह था। कौन था, खड़क सिंह था। ऑप्शन नंबर बी जो था वो इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल। हाँ जी, जिन जिन स्टूडेंट्स ने 20 का आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इससे आप लोगों को एक तो कॉन्फिडेंस आता है, दूसरी बात ये है कि आप लोगों को पता चलता है कि आपकी हिस्ट्री में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। क्लियर, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सती सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाय, सती प्रथा को समाप्त किया गया द्वार सती प्रथा नु खत्म किया गया सी, मतलब कि सीधा सा क्वेश्चन यही है कि सती प्रथा को खत्म किया गया था, किस गवर्नर जनरल ने, ये किस व्यक्ति ने सती प्रथा को खत्म किया था। सबसे पहले आप देखिए, आप सभी को पता है कि सती प्रथा का मतलब क्या होता है। जो जब किसी व्यक्ति, जब किसी लेडी के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो अग्नि होती है उसके ऊपर उस लेडी को, उसकी पत्नी को कुछ नशे वाली चीज जो है खिलाकर, मतलब ताकि उसको पेन ना हो, और उस अग्नि पर क्या कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सती प्रथा कहते हैं। भारत में इस तरह की जो प्रथाएं थी वो थी, आप सभी को पता है, बाल विवाह थी, कन्या भ्रूण हत्या थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सती प्रथा को समाप्त, खत्म करने वाला व्यक्ति कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, मैं जानती हूं कि सभी को इसका आंसर आता है, और ये पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा है, लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक, जिसने 1829 में, कब, 1829 के अंदर किसको खत्म किया था, सती प्रथा को खत्म किया था। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राजा राम मोहन राय थे, जो एक सोशल समाज सुधारक थे, हुआ क्या था, राजा राम मोहन राय की जो उनके भाई थे, उनकी पत्नी जो थी वो उनके भाई के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। इस वजह से राजा राम मोहन राय इस प्रथा को क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। उस टाइम पे भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिक था। इस वजह से राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटिक से बात की, और लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 को क्या कर दिया, सती प्रथा को क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपके पेपर के लिहाज से आपके पेपर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्लियर, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, आपके सामने 2 लिस्ट दी गई है, आपको ये बताना है कि कौन सी किसके साथ क्या होती है, मैच होती है। क्लियर, देखिए बताइए कि क्या हो सकता है कि सूची फर्स्ट नु सूची नाल सेकंड नाल मिलाओ अते एठा दिते कोडा विचों सही उत्तर चुनो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बताइए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। मुझे खुशी हुई इस चीज़ की कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को आते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने के बाद ये तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर ये जो स्टेट्स के नेम दिए गए ये वो हैं जो डलहौजी ने जो लैप्स की नीति अपनाई थी उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया था, उनके ऊपर कब्जा किया था। क्या किया था, कब्जा किया था। तो आपको ये बताना है कि जो संबलपुर है, सतारा है, अवध है, झांसी है, इनके ऊपर कब कब डलहौजी ने क्या किया था, कब्जा किया था। तो अब सभी को मैं बता दूं कि जो संबलपुर था उसके ऊपर कब किया था, 1849 को किया था। कब किया था, 1849 को। कब किया था, 1849 को। क्लियर, बात समझ में आई। और जो सतारा था उसके ऊपर कब किया था, 1848 को। कब, 1848 को। क्लियर, बात समझ में आ रही है। सतारा पर 1848, संबलपुर पर 1849, अवध आप सभी को पता है 1856 है, जिस पर इसकी जो शासक था उसका जो नवाब था उस पर क्या लगाया था, करप्शन का आरोप लगाया था। तो अवध क्या आ गया, 1856 आ गया। और झांसी देखिए, झांसी क्या आ गई, 1854। अगर यहाँ पर 1853 आता तो भी सही था, यहाँ पे 1854 है तो इसका ये भी सही है। क्लियर, बात समझ में आई। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि एक संबलपुर का ए का क्या है, सेकंड है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ए का सेकंड कहाँ दिया गया है, कि यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ, बचा क्या, ए और बी। नेक्स्ट देखिए बी, सतारा। सतारा का क्या है, सतारा का बताइए क्या है, 1888 है। बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है। तो बताइए यहाँ पे भी बी का फर्स्ट है, यहाँ पे भी बी का फर्स्ट है। तो आप मुझे बताइए क्या ये दोनों ऑप्शन सही है, क्या ये दोनों ऑप्शन सही हैं? क्या हम इन दोनों ऑप्शंस पे निशान लगा सकते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, क्या हम इन दोनों ऑप्शंस पे निशान लगा सकते हैं?
बताइए, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ओएमआर शीट में जो है वो एक ही आपको सर्कल भरना होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? आगे देखिए, अवध जो है सी का क्या है? 4 है। यहाँ पे सी का 3rd दिया हुआ है, यहाँ पे सी का क्या दिया हुआ है? 3rd दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? आंसर सही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी हम सिर्फ फर्स्ट को ही देखते हैं। हम ये देखते हैं यार यहाँ पे ए का 2 दिया हुआ है, इसका मतलब यही सही होगा, और हम इस पे क्या कर देंगे? टिक मार्क कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या करता है एग्जामिनर जो है वो स्टूडेंट्स को उलझाने के लिए वो कम से कम 2 तक भी सही दे देता है, कई बार तो 3 तक भी सही आ जाता है। लेकिन आपको ये सिर्फ 2 तक ही सही आता है। आपको ये ध्यान रखना है, सी और डी को भी आपको देखना है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही रहे। क्योंकि हम क्या करते हैं, घर आके चेक करते हैं, अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, हालांकि मुझे आता था। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें बिल्कुल क्योंकि एग्जाम जो है हम पहली बार और आखिरी बार देने जाते हैं। एक तरह से हम तो ये सोच के जाते हैं ना कि हमने आखिरी बार देने जाना है वो एग्जाम, उसके बाद हम पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो वो आखिरी बार है, उसको आखिरी बार ही रहने देना। क्यों? क्योंकि कल को ये ना लगे यार कि मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में की गई थी? मतलब कि पुरातन जो आपका जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जहां पर पुरानी चीजों की मरम्मत की जाती है, जैसे आप देखिए दिल्ली का लाल किला है, हनुमानगढ़ में बटनेर फोर्ट है, तो मतलब इनकी जो ये जो किसके अंडर में आते हैं? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंदर आते हैं, जिसके अंदर जो जितनी भी पुरानी जो इमारतें हैं उनकी क्या की जाती है? देखरेख की जाती है, इनकी क्या की जाती है? मरम्मत की जाती है। क्लियर? बात समझ? मतलब कि जो इतिहास के अंदर जो किले बने हुए हैं, जो चीजें बनी हुई हैं, उनकी जो मरम्मत, उनका जो एग्जाम, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं उनकी जो देखभाल है वो किसके द्वारा की जाती है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। अब आप लोगों से क्या पूछा गया है कि इस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना किसके काल में की गई थी? उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो आप सभी को मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति ने बंगाल का पार्टीशन किया था, लॉर्ड कर्जन, उसने ही क्या किया था? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की क्या की थी? स्थापना की थी। क्लियर? बात समझ में आई? मतलब कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, उस विभाग की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का क्या किया था? पार्टीशन किया था, जिसने बंगाल का क्या किया था? विभाजन किया था, जिसने बंगाल की क्या की थी? वंड की थी। क्लियर? बात समझ? आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यहां पर आपको 2 ਦਿੱਤੇ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ करो ਅਤੇ एठा ਦਿੱਤੇ कोडा विचों सही उत्तर की चोन करो। यहां पे आपको 2 वो दी गई लिस्ट दी गई है, आपको सही उत्तर चुनना है। आप देखिए, डक्टाइन का ऑफ लैप्स, आपको पता ही है लैप्स का जो सिद्धांत था, लैप्स की जो पॉलिसी थी, वो किसके टाइम पीरियड में आई थी? आप सभी जानते हैं डलहौजी जो था, जिसने क्या किया था? लैप्स की नीति को अपनाया था, जिसने मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन बनाई थी। उस व्यक्ति ने ही सबसे पहले किसको अपनाया था? लैप्स के सिद्धांत को। लैप्स का सिद्धांत आप सभी को पता है कि जब किसी औरत का कोई पति मर जाता है और मान लीजिए कि उस लेडी का कोई बेटा या कोई मतलब कि उत्तराधिकारी नहीं है, किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप किसी दूसरे के बच्चे को गोद नहीं ले सकते। लैप्स मतलब कि गोद, लैप्स मतलब क्या होता है? गोद। तो आप किसी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकते। तो ये नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्लियर? बात समझ में? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो आप यहां पे देखिए लॉर्ड कर्जन कहां पे आएगा? फर्स्ट नंबर पे आएगा। आप देखिए बंगाल के अंदर ड्यूल गवर्नमेंट, ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? बंगाल के अंदर 2 सरकार,
क्या? दो सरकार। एक सरकार वो होती है, एक गवर्नमेंट वो होती है जो क्या संभालती है? प्रशासन को संभालती है, और दूसरी गवर्नमेंट क्या करती है? जो क्या करती है? फाइनेंस को संभालती है, पैसे को संभालती है। बात समझ में आई? तो इन्होंने क्या किया था बंगाल के अंदर, जब आपका प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था, उस बक्सर के युद्ध के बाद में बंगाल के अंदर ड्यूल गवर्नमेंट को लागू कर दिया था, ड्यूल सिस्टम को लागू कर दिया था, जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो जो बंगाल का नवाब है वो ही संभालेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपको हमें सबसे ज्यादा किससे प्यार है? पैसे से प्यार है। मतलब अंग्रेजों को सबसे ज्यादा किससे प्यार था? पैसों से ही प्यार था। तो उन्होंने सबसे ज्यादा किसको काम, क्योंकि प्रशासन संभालना आसान बात नहीं है, और पैसा क्या आपको लेना ही तो है, आप लगाना थोड़ी ना, आपको लेना ही है। तो ड्यूल सिस्टम जो है वो किसने किया था बंगाल के अंदर? कौन था उस टाइम पे अंग्रेज था? तो वो कौन था? क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था। तो याद रखिएगा बंगाल के अंदर दोहरी सरकार किसने लागू की थी? क्लाइव ने, जिसके अंदर बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट और दूसरा फाइनेंस वाला पार्ट। क्लियर? बात समझ में? एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बंगाल के नवाब के पास था, और वो जो फाइनेंस का काम था वो अंग्रेजों के पास था। वो अलग बात है कि उन्होंने जो ये लगान वसूली थी उसका काम किसको सौंपा था? भारतीयों को सौंपा था, क्योंकि अंग्रेजों को भारतीयों पे विश्वास था कि ये जो पैसा इकट्ठा करेंगे उसमें पूरी ईमानदारी रखेंगे और हमारे साथ कोई भी धोखा नहीं करेंगे। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्लाइव रहेगा। नेक्स्ट, आप सभी को पता है समाज सुधार। समाज सुधार के अंदर आप सभी को पता है सती प्रथा। तो सती प्रथा किसके समय खत्म की थी? तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक। तो बताइए ए का क्या रहेगा? थर्ड रहेगा। यहां पे ऑप्शंस में देखिए ए का थर्ड यहां पे नहीं है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही कट हो गया, हमें यहां पे वापस जाना ही नहीं है। यहां पे भी ए का थर्ड नहीं दिया गया, तो हमें भी यहां पे वापस नहीं जाना है। तो बचा क्या? बी और सी। अब यहां पे देखिए बी, बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। बी का क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा। यहां पे भी बी का फर्स्ट है, यहां पे भी बी का फर्स्ट है, तो इसका मतलब दोनों ही सही हो सकते हैं। क्या दोनों सही है ऑनलाइन? क्या दोनों सही हैं? बताइए क्या ये दोनों सही हैं? नहीं, दोनों सही नहीं हो सकते। सी का देखिए बंगाल में दोहरी सरकार किसके टाइम पे? क्लाइव के लागू की थी। सी का क्या आएगा? सेकंड आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी का सेकंड दिया गया, यहाँ पे सी का 4 दिया गया, तो इसका मतलब इसको हम नहीं मान सकते। हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? बात समझ में आई? स्टूडेंट्स ये देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि मैम ये क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, हमें समझ, हमारे लिए बहुत बड़े हैं, हमारे पेपर से बाहर है। ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों से सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बंगाल में दोहरी शासन ड्यूल गवर्नमेंट को कब लागू, किसके टाइम पीरियड में लागू किया गया था। तो जरूरी नहीं होगा कि क्वेश्चन ऐसे आएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप लोगों को हर चीज के बारे में पता हो। क्लियर? बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, बहुत बार क्वेश्चन किया है कि मंगल पांडे दी घटना इत्थे वापरी। आप सभी को पता है कि मंगल पांडे जो था वो उत्तर प्रदेश के, कहां पे? उत्तर प्रदेश के कालपी का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला था। कहां का? बलिया, यूपी के बलिया का रहने वाला था। लेकिन ये कहां पे, कौन सी बैरकपुर छावनी में, कौन सी बैरकपुर छावनी में क्या था? एक सैनिक अधिकारी था। देखिए होता है ना, जैसे हमारा बठिंडा कैंट है, अंबाला कैंट है, उसी तरह से एक कैंट कहां पे थी? बैरकपुर में थी। समझ गए मेरी बात? जैसे आप सभी को पता है कि बठिंडा में भी एक कैंट है, फिरोजपुर में भी एक कैंट है, अंबाला में भी एक कैंट है। तो ये क्या है? कैंट मतलब कि छावनी, जहां पे सैनिक रहते हैं। तो उसी तरह से कलकत्ता की जो बैरकपुर छावनी थी, वहां पे मंगल पांडे क्या था? एक सिपाही था। उसने क्या किया था? 1857 की क्रांति का सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था, क्योंकि मंगल पांडे को इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि जो एनफील्ड राइफल जो यूज कर रहे हैं हम, जो एक कारतूस हम यूज कर रहे हैं, उसमें ऊपर की जो टोपी है उसके ऊपर गाय और सुअर की क्या लगी हुई है? चर्बी लगी हुई है। और मंगल पांडे क्या था? एक कट्टर ब्राह्मण था। इस वजह से गाय आप सभी को पता है हिंदू धर्म में कितनी पूज्य है, तो इस वजह से, और सुअर जो है वो मुस्लिम धर्म में उसको क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। तो आप सोचिए कि हम उस मुंह से तोड़ रहे हैं उस टोपी को, और हमारे मुंह में क्या जा रही है? गाय और सुअर की क्या जा रही है? चर्बी जा रही है। तो कितनी बड़ी बात है। तो मंगल पांडे ने क्या किया था? बैरकपुर छावनी में क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। कब? 29
मार्च, कब? 29 मार्च 1857 को, 1857 को। हालांकि क्रांति कब शुरू होनी थी? 31 मई को। क्रांति कब शुरू होनी थी? 31 मई को, लेकिन 29 मार्च को इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था और इस वजह से जल्दीबाजी में क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई को। क्रांति शुरू होनी थी 31 मई को, क्रांति शुरू हुई 10 मई को, मंगल पांडे ने विद्रोह किया 29 मार्च को। क्लियर? बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़ते, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट मसूरी भी आ चुकी है। हाँ जी, जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक जो ये सोच रहे हैं कि मुझे पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई सोचने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और काम आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक फ़ोन करना है, और वो कहाँ पे? अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, कि भाई हमें पीएस टेट के अंदर क्या करवाना है? अपने आप को एनरोल करवाना, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना है। और यहाँ पे जो पीएस टेट की आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कोचिंग दी जाएगी। इसके जो चार्जेस रहेंगे वो आपके लिए कितने हैं? 3500 है। जल्दी से जल्दी आप कूपन कोड यूज़ कीजिए AC 512, तो आपको 1500 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें बिहार में वो लीडर कौन था जिसने बिहार में इस क्रांति को संभाला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि बिहार के अंदर वो व्यक्ति कौन था जिसने इस क्रांति को संभाला था? तो वो कौन था? कुंवर सिंह था। कौन था? कुंवर सिंह था, जिसने इस बिहार के अंदर इस क्रांति को क्या किया था? संभाला था। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि बिहार के अंदर 1857 की क्रांति का लीडर कौन था? प्रधान कौन बना था? बिहार विच 1857 ਦੇ विद्रोह की अगवाही किसने की थी? तो हमने किसने की थी? कुंवर सिंह ने की थी। किसने की थी? कुंवर सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इसी के साथ आप लोगों की कुछ चीजें हैं क्लियर कर दूं कि खान बहादुर खान वक्त कहाँ पे था? खान बहादुर, ये देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, बरेली के अंदर जो क्रांति का जो लीडर था वो कौन था? खान बहादुर खान था। बरेली के अंदर जो क्रांति का लीडर था वो कौन था? खान बहादुर खान था। लेकिन दिल्ली के अंदर जो बहादुर शाह जफर था, उसके साथ किसने दिया था? खान बहादुर खान ने दिया था। क्वेश्चन सीधा सा ये बनता है कि बरेली के अंदर क्रांति को संभालने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था? खान बहादुर खान, जिसे आप बख्त खां के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? उसके बाद हम तांत्या टोपे की बात करते हैं, तो ग्वालियर के अंदर क्रांति को संभालने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था? तांत्या टोपे था। क्लियर? बात समझ में आई? और आप सभी को पता है रानी रामकुमारी, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो इसका क्या है? आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है अगर आप लोगों ने सुना हुआ है। हालांकि मैंने जब आप लोगों को 1857 की क्रांति करवाई थी तो उस टाइम पे आपको बहुत ही क्लियरली तरीके से याद करवाया था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो बताइए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन सी? बताइए इसमें से कौन सा व्यक्ति था जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो वो कौन था? पाम्सचंद था। बिल्कुल सही, ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड आंसर कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही है। हाँ जी बिल्कुल, आप सभी सही हैं। मुझे इस चीज की खुशी है कि आप लोग जो है आपके अंदर जो जोश है आपने उसको बरकरार रखा है, और जो क्लास है उस क्लास के अंदर आप इस तरह से आए हैं जैसे आप अपने दिमाग से इतिहास से क्या करने आए हैं? युद्ध करने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है इस चीज की। तो बताइए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो कौन था? पाम्सचंद था। कौन था? पाम्सचंद था। आगे यही हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें, क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। सीधा सा क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो कौन था? पाम्सचंद था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के समय? तो वो कौन था? कैनिंग था। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हुआ? यहां पे आप लोगों को एक नया क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का 1857 की क्रांति के बाद में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? कैनिंग था। क्योंकि जो गवर्नर जनरल था उसका
उसका नाम क्या था, चेंज कर दिया गया था, उस नाम को रख दिया था वायसराय। क्या रख दिया गया था, वायसराय रख दिया गया था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, कैनिंग था। और भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो कौन था, कैनिंग था। बात समझ में? क्वेश्चन 3 है, आंसर 1 है। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, कैनिंग था। 1857 की क्रांति के बाद में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, कैनिंग था। और भारत का पहला वायसराय कौन था, तो वो कौन था, कैनिंग था। क्लियर? बात समझ में? तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन था। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताइए, जिससे कि आप लोगों का मतलब कि मुझे पता चले कि आप लोगों को कहां पे दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग बाद में क्लासेस देखते हैं, तो आप जब क्लासेस देखते हैं तो उस टाइम पे अगर आप लोगों के डाउट्स होते हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल जो हिस्ट्री विद रितु में, वहां पे भी अपने कमेंट कर सकते हैं। कि हो देखिए, कोशिश होती है कि मैं हर क्वेश्चंस का जवाब दूं। हो सकता है कि कई बार मैं इधर उधर बिजी होती हूँ तो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ तो मेरा यही रहता है कि मैं आपके क्वेश्चंस का क्या दूं, जवाब दूं। क्लियर? बात समझ में आई? इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। साथ ही साथ ये भी आपको लोगों को मैं बता दूं, जो स्टूडेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिनका लेक्चरर बनने का सपना है, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सरकारी गवर्नमेंट लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिनकी पहली सीढ़ी क्या है, यूजीसी नेट की है। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो उस तैयारी में मैं आपका साथ देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके संकल्प को मैं पूरा करूँ। तो जल्दी से जल्दी जो है यूजीसी नेट का जो बैच है उसे ले लीजिए, क्योंकि एक रिकॉर्डेड बैच है जिसकी जो फीस है वो है 10,000 रुपये। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड AC512 यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? तो आज की क्लास में इतना ही। अगर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी ले सकते हैं, हिस्ट्री विद रितु मैम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहूंगी कि अगर आप लोगों ने इस क्लास को, सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बंधु साथी संगी जो भी हैं, जो PS टेट की तैयारी या सी टेट की या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो क्लास है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो उनकी मदद कर पाए, जिससे कि आप लोग भी उनकी सफलता के अंदर आप उनका साथ दे पाएं। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। हम जल्दी ही मिलेंगे नई क्लास क्वेश्चंस के साथ, नई थ्योरी के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो और अपने बॉडी का ध्यान रखो, क्योंकि जीवन का पहला सुख ही आपकी निरोगी काया है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ सही है। तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।